आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छे दिन आज अपन पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स NISM XXIA लेवल 1 बोलते हैं। XXIA डिस्ट्रीब्यूटर है। बहुत इजी एग्जाम आता है, लेकिन सिलेबस बहुत छोटा सा है। बहुत मजेदार है। ठीक है। बहुत मजेदार सिलेबस है। बहुत अच्छे दिन अपन शुरू कर रहे हैं। अगर इसमें लर्निंग या सीखने की बात करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं अपन। ये केवल 184 पेजेस की इसकी वर्कबुक है जो लेटेस्ट है। ये देखेंगे अगर आप, मार्च 2025 की लेटेस्ट वर्कबुक है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अगर सिलेबस की बात करें, एग्जाम का ऑब्जेक्टिव पहले क्या है। किसी भी एग्जाम का, सर्टिफिकेट एग्जाम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। आप जब भी कोई वर्कबुक देखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्लियर कट लिखा रहता है। एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है नो द बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी मार्केट, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, अंडरस्टैंडिंग फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव एंड म्यूचुअल फंड, अंडरस्टैंड रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो PMS, एंड अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो ये जो बॉक्स मैं लगा रहा हूं, ये बॉक्स, ये अपने लिए न्यू नया चीज होगा PMS के बारे में जानना। बाकी अपन इन्वेस्टमेंट के बारे में, सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, फिक्स फिक्स इनकम सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। लेकिन यहाँ ये जो PMS होता क्या है, इनका रोल क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या होते हैं, उनके रोल क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होता है उनका, इवेल्यूशन क्या होता है। ठीक है। टैक्सेशंस aspects and regulatory governance, ethical aspect of portfolio managers, ये थोड़ा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट जो पॉइंट था इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है। इसके बारे में नए फर्स्ट टाइम सीखेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या होता है। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, 100 नंबर्स, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। पासिंग परसेंटेज 60%। निगेटिव मार्किंग है 10%। 10% निगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है, अगर आप 10 क्वेश्चंस गलत करेंगे तब 1 नंबर आपका कटेगा। 10 गलती में 1 नंबर कटेगा। या एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.1% नंबर आपके कटेंगे। ठीक है। निगेटिव मार्किंग 0.1, और कुछ भी नहीं है। आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता है, ओपन ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल जाता है। ठीक है। आप जो चाहो ले जा सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए। बहुत इजी एग्जाम होता है, लेकिन किनके लिए इजी है ये, जो अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाई करके आए। ठीक है। देखिए 184 पेजेस है। अगर मैं डेली डेली अगर आप 10 पेजेस भी पढ़ते हैं तो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 10 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आपको क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से कितने परसेंटेज आएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 से 7, चैप्टर 2 से 5, चैप्टर 3 से 10। ठीक है, चैप्टर 4 से 5%, चैप्टर 5 से 5%, चैप्टर 7 से 5%। लेकिन जैसे आप देखें, अपन चैप्टर 1 से 6 तक पहुंच गए, 10% मैक्सिमम था। लेकिन चैप्टर 7 से देखिए, रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर 10%, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर 13%, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस 15, परफॉर्मेंस मेजरमेंट 10, टैक्सेशन 5, और रेगुलेटरी गवर्नेंस एंड इथिकल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर 10। तो आप चैप्टर 7 to 12 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, क्योंकि इनका वेटेज भी डबल डिजिट में है।
डबल डिजिट में वेटेज है इनका। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है चैप्टर 7 से कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या होते हैं, केवल पोर्टफोलियो मैनेजर्स के काम क्या है, केवल उसको अपने को जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखनी है। तो हमारा जो स्कोर है ऑटोमेटिक 60+ तो चला ही जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 10, 13, 15, 10 और इधर भी 10, तो टोटल अगर ऐड करें तो 23। ठीक है, 23 और 5 28, 38, 48 और 10 58 और 5 63। ठीक है, तो 63% जो क्वेश्चंस है 7 to 12 तक कवर हो। ठीक है, तो अगर कई बार क्या होता है हमारे पास समय नहीं है, एग्जाम हो सकता है कि अपन कॉलेज में है या वर्किंग प्रोफेशनल है, हमको समय नहीं मिल पाया पढ़ाई करने का, तो अपन क्या करेंगे, चैप्टर 7 to 12 को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, टाइप ऑफ रिस्क, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड चैनल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट अपन हमेशा सोचते हैं जो पैसे हमारे पास सेव है, जो अपन सेविंग करते हैं वही इन्वेस्टमेंट है। बहुत से लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, पहले अपन क्या होता है, हम पैसे अर्न करते हैं। ठीक है, और उसको स्पेंड करते हैं, यानी कि पैसे हैं तो आ रहे हैं तो एक्सपेंस भी होगा, हमारा खर्चा भी होगा। ठीक है, पीपल अर्न मनी एंड स्पेंड मनी, दे पास थ्रू वेरियस फेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, बहुत सी लाइफ साइकिल होती है, जैसे ड्यूरिंग सम फेज हम ज्यादा पैसे अर्न करते हैं देन स्पेंड। कुछ ऐसे भी फेज लाइफ में होते हैं जिसमें अपन अर्न लेस करते हैं, पैसे कमाते कम है, खर्च ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, खर्च जब ज्यादा होता है तो हम बोरो करते हैं, उधार लेते हैं टू मीट द शॉर्टफॉल। ठीक है, इन अदर टाइम दे एंड अप हैविंग सरप्लस, बाकी समय हमारे पास सरप्लस होता है, लेकिन कुछ समय क्या होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल है। जब हमको पहली जॉब मिलती है हमको तो हमारी सैलरी कम होती। ठीक है, तो हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं और अर्निंग हमारे पास पैसे अच्छे रहते हैं, लेकिन एक फिक्स इनकम होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। ठीक है, आप सभी अनम्यूट हैं, आपको जब लगे क्वेश्चंस मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर कोई भी एग्जाम हो, अगर अपन स्टार्टिंग के 2-4 चैप्टर अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस बनता है, एक इंटरेस्ट आता है पढ़ने का। ठीक है, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट क्या है, और अपनी अर्निंग और स्पेंड, यानी कि हम सेविंग किस फेस पे ज्यादा करते हैं इसके बारे में था। ठीक है, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज कॉमन टू यूज द टर्म सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंटरचेंजेबली, दे आर नॉट वन, ये एक नहीं है और सेम नहीं है। ठीक है, सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन मनी अर्न एंड मनी स्पेंड, कि हमने कमाया कितना और खर्चा कितना किया, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, मीडियम। जैसे हमारी इनकम थी 100 मंथ की और अपन ने खर्चा किया 80 रुपीज, तो हमारी सेविंग हुई 20 रुपीज। अगर हमने 100 इनकम आई और 100 अपन ने एक्सपेंस कर दिया, तो हमारी इनकम 0 हुई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इज द करंट कमिटमेंट ऑफ सेविंग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ कमिटेड सेविंग। मीन्स इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, जो 20 रुपीज अपन ने सेव किए उसे हमने वापस इन, यानी कि वापस अपन ने उसको
यानी कि अपन उसमें अपन ने कमिट कर दिया कि इस पैसे से हमको और ज्यादा रिटर्न जनरेट मिलेगा, जनरेट करके मिलेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इन्वेस्टमेंट में टाइम देना पड़ता है। जैसे अपन मार्केट में पैसे लगा देते हैं, 2 4 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, या बॉन्ड्स में या फिक्स डिपॉजिट में। ठीक है। तो डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे भी कि हमें कितना रिटर्न जनरेट जनरेट होके मिलेगा। ठीक है। तो सिंपल बोले तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सेविंग वर्क टू जनरेट रिटर्न। ठीक है। हेंस व्हेन पीपल्स आर सेविंग दे यूज सिक्योरिटीज। ठीक है। जब और while they are highly liquid asset, on other hand when people invest they commit fund to real estates। ठीक है। जब अपन इन्वेस्ट करते हैं तो रियल एस्टेट, कैपिटल सिक्योरिटीज, स्टॉक, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। फिनेंशियल असेट्स में ग्रेटर लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मीन्स जब चाहो उसको सेल कर सकते हो आप। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है। कन्वीनियंस होता है, मेंटेन इजी ऑफ मेंटेनिंग द इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। दे आर प्राइमरली इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। फिनेंशियल असेट्स इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है। सम ऑफ देम इक्विटी ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का जो टाइम फ्रेम होता है, बड़ा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है। जो अपन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो उसके टाइम क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि यस, हाँ, ये पीडीएफ तो मिल जाएगी आपको, हाँ मैं शेयर कर दूंगा। हाँ। फिनेंशियल असेट्स क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? कुछ लोग 1 सेकंड में ट्रेड करके निकल जाते हैं। माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे, वीक, मंथ, ईयर, 10 साल, 100 साल, बहुत लंबे टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है उसे स्पेकुलेशंस बोलते हैं। यानी हम 1 महीने तक का भी, अगर साल भर का भी कर रहे हैं, तो स्पेक्यूलेटिव इनकम रहती है कि साल भर में वो इन्वेस्टमेंट जनरेट करके देगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म ओनरशिप ऑफ असेट एज अ इन्वेस्टमेंट। बहुत लंबे समय तक अपन उसे अपना यानी कि उसको रखते हैं अपने पास। ठीक है, कि वो हमको और ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, मैं, आप, सभी के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो हो सकता है कि मुझे एजुकेशन में खर्चे करने हैं। ठीक है। किसी को रिटायरमेंट गोल के लिए, अपने रिटायरमेंट फंड के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो
सर किधर गए? पता नहीं भाई कहाँ गए सर, कुछ तो सर ही नहीं है।
या नेटवर्क थोड़ा चला गया था, वापस मैंने राउटर को रीस्टार्ट किया, थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है। देखिए, या कोई भी क्वेश्चंस अब जो अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि अपना रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिटर्न ऑब्जेक्टिव में कैपिटल प्रिजर्व रहे। मीन्स मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया तो 1 लाख रुपीज तो एटलीस्ट जीरो ना हो जाए, 50% आधा ना हो जाए। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं अपन। कैपिटल प्रिजर्वेशन मीन्स मिनिमाइजिंग और अवॉइडिंग द चांस ऑफ इरोजन इन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट किया, अचानक उसकी वैल्यू 80,000 हो गई, तो 20,000 रुपए तो चले गए आपके। हाई रिस्क में क्या होता है, हाई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर परस्यू द इन्वेस्टमेंट गोल एज दिस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रिक्वायर नो और मिनिमम रिस्क टेकिंग। ठीक है, हाई रिस्क एवर्स मीन्स हाई रिस्क नहीं लेने वाले लोग जो रहते हैं। ठीक है, व्हेन फंड आर रिक्वायर्ड टू इमीडिएट शॉर्ट टर्म, अगर आपको पैसा बहुत जल्दी चाहिए, यानी कि आज आज आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको उस पैसे की जरूरत है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भले ही मुझे रिटर्न मिले ना मिले, लेकिन मेरा कैपिटल प्रिजर्व रहे। ठीक है, फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, पहला होता है प्रिजर्व रहे, सेकंड होता है एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन इज द appropriate इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर दोज हु वांट देयर पोर्टफोलियो वैल्यू टू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क। ठीक है, दिस में बी अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, करंट इनकम, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो तो लंबे समय में आपको कुछ तो ग्रोथ दिखनी चाहिए। आपने 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया और 5 ईयर्स में भी आपको रिटर्न जीरो मिल रहा है, या इतना कम मिल रहा है कि आपने इन्फ्लेशन को भी या महंगाई दर को भी बीट नहीं कर पाए। ठीक है, और रिस्क भी आपने ज्यादा लिया, उसके बाद भी आपका रिटर्न उतना नहीं आया। फिर होता है करंट इनकम। कैप ये है सब पार्ट है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिटर्न ऑब्जेक्टिव में, कि इन्वेस्टमेंट हमने किया लेकिन हमको करंट रेगुलर इनकम भी मिलते रहना चाहिए, रेगुलर इंटरवल में। डिविडेंड, इंटरेस्ट, डिविडेंड मिलती इक्विटीज में, इंटरेस्ट मिलते हैं बॉन्ड में, रेंटल इनकम मिलता है रियल एस्टेट में। ठीक है, और करंट इनकम किनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो रिटायर हो चुके। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट परस्यूड बाय द पीपल हु आर रिटायर, जो रिटायर हो चुके हैं और वांट देयर पोर्टफोलियो टू जनरेट इनकम टू मीट देयर लिविंग एक्सपेंस। ठीक है, तो करंट इनकम किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिटायर हो चुके हैं एंड वांट देयर पोर्टफोलियो टू जनरेट इनकम, अपने पोर्टफोलियो से थोड़ी बहुत इनकम जनरेट करना चाहते हैं कि अपने लिविंग एक्सपेंसेस को वो मीट कर पाए। ठीक है, फिर होती है टैक्स सेविंग। कुछ इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टमेंट में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका टैक्स बर्डन रिड्यूस हो जाए। तो टैक्स एक्ट प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट इन टर्म ऑफ डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्स रिबेट हो जाता है, टैक्स पेएबल जो होता है, कई ठो स्कीम्स आती हैं जो टैक्स सेविंग होती है। ठीक है, एस्टिमेटिंग द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, ये जो अपन ने पढ़ा है ये ऑब्जेक्टिव था। अब अपन पढ़ रहे हैं एस्टिमेटिंग द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट इज द कमिटमेंट ऑफ रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अर्न। अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ समय में अपने को अर्न करना है, प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, फॉर इन्वेस्टर पोस्टपोन देयर करंट कंजप्शन, compensation for expected inflation during the period of investment for the change in general price level। compensation means कि 100 रुपीज की चीज 1 साल बाद 110 हो गई। हमने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपीज, उस 100 को अपन ने खर्च नहीं किया, हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसकी वैल्यू 110 से कम रह गई,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने इन्फ्लेशन, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। ठीक है। रिस्क प्रीमियम फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ठीक है। ये होती है अर्निंग। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इससे ज्यादा होना चाहिए। टाइम वैल्यू होनी चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट कर सके। रिस्क प्रीमियम की अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर पेमेंट है उसकी बनी रहे। ठीक है। मीन्स हम उतना अर्न कर पाए। ठीक है, कि अगर फ्यूचर में अगर कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें अपने को पेमेंट देना पड़े, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं ना अचानक से, तो ये होता है रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस पेड इन एक्सचेंज बिटवीन करंट एंड फ्यूचर कंजप्शन। जैसे आज कोई चीज मैं 1000 रुपए में ले रहा हूं, लेकिन एक साल बाद 1020 हो जा रहा है उसका प्राइस। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो ठीक है रिटर्न, लेकिन इन्फ्लेशन है तो ये 1020 रुपए भी मेरे लिए कम होगा। ठीक है। एक होता है नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है? नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। इसको अपन डिटेल में देखेंगे, यहां से क्वेश्चंस तो आते हैं। ठीक है। तो नॉमिनल रिस्क फ्री रिटर्न और रियल रिस्क फ्री रिटर्न और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमेशा आएगा इस चैप्टर में। द नोशनल वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इन्वेस्टमेंट। इट इज द सेंट्रल थीम। टाइम वैल्यू बोलते हैं ना, आज जो समय चल रहा है पैसा ही समय है बोलते हैं ना, तो टाइम वैल्यू होती है मनी की। जो आज पैसे की पावर है वो साल भर बाद उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। जो 100 रुपीज की वैल्यू आज है वो 10 साल बाद उस 100 रुपीज की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। इसलिए बोलते हैं टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाइक रिस्क फ्री बॉन्ड वेयर दे आर प्रॉमिस टू रिसीव अ अमाउंट मोर देन दे हैव इन्वेस्टेड। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपीज का, उसमें आपको रिस्क फ्री रेट मिल रहा है 5%। एक साल बाद कितना हो जाएगा वो? 105। ठीक है। तो एक साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 105 वन। ठीक है। द वैल्यू इज प्रेजेंट कितना है? 100। ठीक है। तो आपको साल भर बाद रिसीव होगा 105। तो द प्रेजेंट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज 105 डिवाइडेड बाई 1 + 5 = 100। ठीक है। ये ओल्ड एज है। जैसे आज का पैसा, जैसे आज हम बोल रहे हैं ना 100 रुपीज है, तो आज का पैसा ज्यादा वैल्यूबल है कल के पैसे से, जो आने वाला समय। ठीक है। क्योंकि हर चीज का जो प्राइस है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो जो ये रिटर्न मिल रहा है उसको रिस्क फ्री रिटर्न बोल रहे हैं, 5%। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आप बैंक गए, आपने डिपॉजिट कर दिया रिस्क फ्री बॉन्ड, या रिस्क फ्री बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इतना तो मिलेगा ही आपको। ठीक है। तो द सर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग द अमाउंट इन फ्यूचर मेक इट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। यानी मीन्स आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क फ्री है। आपको मिलना ही इतना पैसा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 5% अगर उसने उन्होंने कहा है तो 5% आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है। सपोज उस साल आपको 5% रिटर्न तो मिला, लेकिन इन्फ्लेशन कितनी थी? 3%। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ? 2%। 3% तो महंगाई खा गई। महंगाई ने आपका 3% पैसा खा गया। फिर आपने टैक्स भी जो पेड किया, टीडीएस जो अपन पेड करते हैं, जिसका यहाँ पे यहाँ पे उसकी बात नहीं की जा रही है, लेकिन एक टैक्स भी अपन पेड करते हैं। जो रिटर्न अपन रिसीव करते हैं उसमें टीडीएस देते हैं। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ? 2%। क्योंकि 3% तो महंगाई माइनस करना पड़ा। ठीक है। तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है? रियल रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्फ्लेशन, दोनों को, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद अगर अपने को रिटर्न मिलता है वो होता है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। रियल रिस्क फ्री रिटर्न इज द बेसिक रिटर्न ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट। ठीक है। मींस वहां पे कोई इन्फ्लेशन नहीं है ऐसा माना जा रहा है।
ठीक है। फिर होता है रिस्क प्रीमियम। The nominal risk-free rate of return is the rate of return an investor is certain to receive on due date. Investor is certain of the amount as well as the timing of the return. ठीक है। It is the risk-free rate of return. Some investment opportunities such as government security fit this patterns. ठीक है। If return from investment opportunity is uncertain, देखिए एक है कि इन्वेस्टमेंट से अपने को रिटर्न है वो सर्टेन है कि हमको पता है कि कितना मिलेगा, तो एक जगह तो अपने को पता है, लेकिन सेकंड टाइम में अपने को नहीं पता है, जो जिसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है। ड्यू टू द अनसर्टेन कैश फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ सच कैश फ्लो। ठीक है। तो सच अनसर्टेनिटी रिक्वायर एडिशनल कंपनसेशन ओवर द रिस्क फ्री रेट। ठीक है। उसे बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। ये चीज क्लियर हुई सर, रिस्क प्रीमियम। जितना रिस्क ज्यादा लोगे उतना ज्यादा रिस्क प्रीमियम होगा आपका। ये आपको समझ में आया सर? यस सर। मीन्स आप समझिएगा, मार्केट में एफडी दे रहा है 5% रिटर्न। ठीक है। और मैंने इन्वेस्टमेंट किया है अनसर्टेन, मीन्स इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया। अब वहां से मुझे रिटर्न जनरेट हो रहा है 10%। मार्केट दे रहा है 5 लेकिन मैंने जनरेट किया 10। तो ये मैंने जितना रिस्क उठाया उसके अनुसार मैंने 10% रिटर्न जनरेट किया, तो उसके लिए मैंने रिस्क भी ज्यादा लिया है लेकिन। ठीक है। तो एडिशनल जो 5% हुआ, जो रिटर्न मैंने जनरेट किया, ठीक है, उसके लिए मैंने रिस्क भी ज्यादा लिया है, तो ये रिस्क प्रीमियम होता है। ठीक है। रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिलेशन क्या होता है रिस्क और रिटर्न का? पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। द ग्रेटर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, जितना कम रिस्क नो रिस्क नो रिटर्न। ठीक है। लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है। अपन जितने भी रिस्की असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही ज्यादा रिटर्न अपन जनरेट करते हैं। ठीक है। ये देखिए स्लोप है, रिटर्न कम है रिस्क कम है, रिटर्न हाई है रिस्क भी हाई है। ठीक है। अब टाइप ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो रिस्क होता है वो होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या होता है कि कोई कंपनी सफिशिएंट रेवेन्यू में प्रॉफिट जनरेट करने में फेल हो गई, या रिटर्न उन्होंने लो दिया, लोअर रिटर्न हुआ, लॉस भी उन्होंने या तो लॉस दिया या तो लोअर रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर कंपनी के खराब है। ठीक है। जैसे मार्केट में डिमांड कम हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, ऑपरेशनल इनफिशियंसी, फेल्यूलर टू कीप पेस विथ इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है आपकी कंपनी में। जैसे कंपनी रिटेल कंपनी है, उन्होंने ई कॉमर्स ट्रेंड को फेल हो गए अडॉप्ट करने में, तो क्या होता है, कस्टमर लूज किए, रिड्यूसिंग रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी। उसके कारण क्या हुआ, उनका स्टॉक और बॉन्ड, ठीक है, उसमें रिटर्न लो हो गया, या हो सकता है कि आपके बॉन्ड में आपको प्रिंसिपल अमाउंट ना मिले, प्रिंसिपल या और इंटरेस्ट तो दूर की बात है, जिस जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वही ना मिले। ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझा गया कि बिजनेस रिस्क होता है, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है। फिनेंशियल रिस्क होता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आ गई, क्रेडिट डिफॉल्ट हो गया, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी कांस्टेंट आ गए, तो ये फिनेंशियल रिस्क में आता है। लिक्विडिटी सिंपल है, जब चाहो आप बाय करो, जब चाहो आप सेल कर सकते हो। लेकिन जिस जिस स्टॉक्स में लिक्विडिटी बनी हुई है उन्हीं स्टॉक्स में आप बाय और सेल कंटिन्यूअस कर सकते हो। ठीक है। आज बाय किए कल सेल कर दिए। लेकिन पेनी स्टॉक्स होते ना, पेनी स्टॉक
या बॉन्ड्स, उसमें क्या होता है, आप उसको बाय करने में भी आपको तकलीफ होगी और सेल करने में भी। ठीक है, दोनों तरफ से आपको लॉस बड़ा हो सकता है। लॉस इन द सेंस, आप 100 में खरीदने चाह रहे हो लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, तो वो चीज आपको 102 में मिल रही है। अब वापस 102 में आपने बाय कर लिया, लेकिन मार्केट में कंडीशन खराब हुई, तो आप सेल करने जा रहे हो, तो लिक्विडिटी नहीं है करके आपको फिर से 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। यानी कि सेल कर रहे हो तो 2 रुपए कम मिल रहे हैं, बाय कर रहे हो 2 रुपए ज्यादा में बाय कर रहे हो। तो ये लिक्विडिटी रिस्क होता है। एक्सचेंज रिस्क होता है करेंसी रिस्क। मीन्स आपके जो कंट्री की करेंसी है, लोकल करेंसी है, इंडियन, ठीक है, लोकल करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। तो जहां से आप, जिस देश से आप डील कर रहे हो, आप या आपने कहीं मान लीजिए दूसरे देश से उधारी ले लिया हुआ है पैसा, और वहां की करेंसी स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ आ रहा है, आपकी करेंसी में वीकनेस आ रहा है, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा वहां भी। तो ये होते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क, करेंसी रिस्क। पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी सही ना हो, रेगुलेटरी चेंजेस, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, नेशनलिज्म, जियो पॉलिटिकल टेंशन, तो ये सब आते हैं पॉलिटिकल रिस्क में। ठीक है, सडन चेंज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस, न्यू टैक्स आ गया, जैसे अभी चल रहा है, बहुत सारी चीजें डेली अपने को मार्केट में देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया, इलेक्शन आ गया, प्रोटेस्ट हो गया, वॉर हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। जैसे रसिया ने यूक्रेन पे जब वॉर किया था, तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ था लोगों को। तो ये पॉलिटिकल होते हैं। जियो पॉलिटिकल्स में वही, वॉर, सैंक्शन लगा दिया, जैसे अभी यूएस लगा रहा है, टेररिज्म है, ठीक है, आतंकवाद, ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, 9/11 की जो घटना हुई थी, उसके बाद ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट हुआ, सप्लाई चेन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें। फिर रेगुलेटरी में आता है, गवर्नमेंट ने नया टैक्स लॉ ले आया है, फिनेंशियल रेगुलेशन चेंज हो गया, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज चेंज हुई, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन आ गया। तो ये रेगुलेटरी है कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ पॉलिसी या अपना रेगुलेशन चेंज किया। ठीक है, फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक होता है फिनेंशियल, एक होता है नॉन फिनेंशियल्स। ठीक है, फिनेंशियल्स का मतलब है इक्विटी, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स। नॉन फिनेंशियल्स, जैसे अपन ने बोला था, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, गोल्ड। इक्विटी का क्या मतलब होता है कि अपन किसी कंपनी में ऑनरशिप खरीद रहे हैं, कंपनी में थोड़ा थोड़ा सा शेयर उसका खरीद रहे हैं, ऑनरशिप स्टेक। अगर कंपनी में ग्रोथ और प्रॉफिट होगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा और डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न होता है कंपेयर टू अदर असेट्स ओवर लॉन्ग टर्म। ठीक है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी भी हाई होती है और रिस्क भी हाई होता है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो रिड्यूस रिस्क बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर, जियोग्राफीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन से अपने को क्या हेल्प मिलती है, मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स परफॉर्मेंस इन एनी सिंगल स्टॉक। मीन्स एक सिंगल स्टॉक में अगर अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी जगह अपन 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारा रिस्क कम होगा एज कंपेयर टू किसी सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को। ठीक है, तो ये इक्विटी हो गया। इसमें इक्विटी में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, लेकिन आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन को भी टोलरेट करना है, रिसर्च करना है, पेशेंस रखनी है, धैर्य रखना है। डिसिप्लिन ट्रेडर्स जो होते हैं, वो ज्यादा ग्रोथ, जो ज्यादा अच्छा ग्रोथ मार्क यानी कि लॉन्ग टर्म में उनको मिलता है, जैसे वॉरेन बफेट जी की बात की जाए। ठीक है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में आते हैं बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, ये कम वोलेटाइल होते हैं और इसमें रिस्क भी कम होता है।
ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि अपने को पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट मिलते रहता है, ठीक है, जिसे अपन कूपन भी बोलते हैं। जो इंटरेस्ट पेमेंट अपने को ईयरली या 6 मंथ में एक बार मिलता है ना, उसको बोलते हैं कूपन या इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहता, रिटायरी लोग हैं, कंजर्वेटिव, उनके लिए सबसे बेस्ट है। और कैपिटल इसमें आपकी प्रिजर्व रहेगी, मीन्स आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। जब तक आपने होल्ड किया है आपको इनकम सिक्योरिटीज मिलती है, हर हर महीने हर साल आपको इंटरेस्ट पेमेंट टाइमली मिलते रहेगा। बस इसमें दिक्कत क्या होती है कि कोई पार्टी डिफॉल्ट ना करे। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो लो रिस्क होते हैं क्योंकि वो डिफॉल्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसमें रिटर्न अच्छा रहता है, लेकिन रिस्क भी हाई होता है, हायर क्रेडिट रिस्क होता है, ठीक है। फिर सर कमोडिटीज। इसमें हाँ हाँ। सर इसमें डिबेंचर्स भी आएंगे क्या? हाँ हाँ, डिबेंचर्स भी इसी में आते हैं। लेकिन डिबेंचर्स में क्या होता है, जब तक वो बॉन्ड में है तब तक आपको रिटर्न जनरेशन यानी कि इनकम मिलते रहेगा, इंटरेस्ट। लेकिन जब हाँ, वो शेयर्स में चेंज हो जाते हैं तो वो इक्विटी में चले जाएगा। इक्विटी में, फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। लेकिन डिबेंचर्स के भी टाइप्स होते हैं, 2 3 अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो भी आते हैं, हाँ, बॉन्ड्स में ही आते हैं वो। अच्छा, फिर ठीक कमोडिटीज में, यस, फिर कमोडिटीज में आते हैं कॉर्न, वेट, सोयाबीन, सोया ऑयल, सुगर्स, ये सब सॉफ्ट कमोडिटीज बोलते हैं इनको। एग्रीकल्चर कमोडिटीज को सॉफ्ट कमोडिटीज बोलते हैं। हार्ड कमोडिटीज में आते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। क्योंकि हार्ड कमोडिटीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे अपन माइनिंग करते हैं, ठीक है। और ये इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। सॉफ्ट कमोडिटीज में वोलेटिलिटी हाई होती है, इनका एक बिजनेस साइकिल होता है। सॉफ्ट का, एग्रीकल्चर का बिजनेस साइकिल होता है ना कि सबका एक टाइम आता है कि हाँ अभी ये वाली फसल होगी, फिर आने वाले 4 महीने बाद ये फसल होगी, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि कमोडिटीज में अपन गोल्ड एंड सिल्वर को ज्यादा प्रिफर देते हैं, क्योंकि ग्लोबल एक्सेप्टेबल है, सेफ हेवन भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये अच्छा हेजिंग देते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आप देखोगे इन्फ्लेशन हाई हो रही है तो गोल्ड के रेट भी उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न देते हैं, ठीक है। लेकिन इक्विटीज में क्या होता है कि इन्फ्लेशन हाई होती तो हो सकता है कि इक्विटीज में रिटर्न आपको ज्यादा ना मिले। और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इन्फ्लेशन अगर हाई हुई तो जो आपका रिटर्न है वो तो वैसे भी खत्म हो गया। 10% आपको बॉन्ड्स में मिल रहा है, 12% आपका तो इन्फ्लेशन है, तो आपका रिटर्न तो -2% हो गया ना। फिर रियल एस्टेट होता है, पॉपर पॉपुलर एवेन्यू फॉर वेल्थ क्रिएशन, ऑफरिंग टेंजिबल असेट, पोटेंशियल फॉर स्टडी रिटर्न्स, ठीक है। बहुत सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग रियल एस्टेट्स, ठीक है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इनकम जनरेशन एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। इन रेंटल इनकम में आपको कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट होते रहेगा ओवर अ टाइम, ठीक है। लेकिन रियल एस्टेट में भी बहुत से रिस्क होते हैं, जैसे मार्केट फ्लक्चुएशन, प्रॉपर्टीज की वैल्यू, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से फिनेंशियल कॉस्ट, लिक्विडिटी रिस्क भी होती है इसमें, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क मीन्स जब आप चाहो तब रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज को बाय और सेल नहीं कर सकते, ठीक है। आज आप चाहो तो आज जाके आप अगर आप सेल करोगे तो हो सकता है आपको उतने पैसे ना मिले, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बॉन्ड्स और इक्विटीज, डेरिवेटिव, उन सभी को कस्टमाइज करके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल तैयार की जाती है, जिससे आपका रिटर्न इनहेंस हो, डाउन साइड प्रोटेक्ट रहे, एक्सपोजर टू स्पेसिफिक मार्केट मूवमेंट ये भी पॉसिबल हो सके, तो ये वो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। अदर नॉन ट्रेडिशनल में कौन से आते हैं, जैसे पेंटिंग, घोड़े, हॉर्स खरीदते हैं बहुत सारे लोग। डिस्ट्रेस असेट्स मीन्स
जो बिजनेस बहुत खराब कर रहा है लेकिन आपने उसको अच्छे से स्टडी किया है कि इसमें फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रेस एसेट में आते हैं। आर्ट्स, कई लोग पेंटिंग खरीदते हैं ना, पेंटिंग खरीद के रखे हैं, आज से 2 साल 5 साल 10 साल बाद उसको सेल करते हैं तो अच्छी वैल्यू मिलती है, ठीक है। फाइन आर्ट्स और पेंटिंग एप्रिसिएट होती है ओवर अ टाइम, उसमें भी आपको हेजिंग मिलती है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, मार्केट वोलेटिलिटी। तो बहुत से लोग आपने देखा होगा पेंटिंग, हम लोग ऐसा नहीं है कि छोटी बड़ी, हम लोग जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो इस टाइप के भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रेस असेट्स मीन जो प्रॉपर्टी या बिजनेस अंडर वैल्यू में है, उनको जरूरत है इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर क्या करते हैं उसको डिस्काउंट में खरीद लेते हैं, और जब मार्केट रिकवर करता है तो उसमें सिग्निफिकेंट गेन उनको मिलता है, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल में भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन मेथड होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होता है, ठीक है। फिर होता है चैनल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अपन डायरेक्ट बाय कर सकते हैं जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, सेलर से डीलर से खरीद सकते हैं। फिनेंशियल सिक्योरिटीज को ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर, एडवाइजर, उनसे भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएरीज होती है, ठीक है। फिनेंशियल सिक्योरिटीज में अपन डायरेक्ट ना खरीद के ब्रोकर, एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ब्रोकर्स में स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर की बात कर रहे हैं, अगर वो उनसे उनके अगर हम उनके भी उनसे खरीदते हैं इंटरमीडिएट एज अ इंटरमीडिएट, तो क्या होता है, अपने को उनको क्या मिलती, कमीशन मिलती है, ब्रोकरेज फीस मिलती है, ठीक है। फिर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। वो आपको बताते हैं आपके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार, आपकी एज के अनुसार कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, आपका फिनेंशियल गोल क्या है, रिस्क एपिटाइट क्या है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इनडायरेक्ट में क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू मैनेज पोर्टफोलियो। तो पहला होता है म्यूचुअल फंड, अपन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए, म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो हमारे बिहाफ में बाय यानी कि स्टॉक, बॉन्ड्स या असेट्स को खरीद रहे हैं, ठीक है। फंड मैनेजर होते हैं मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो म्यूचुअल फंड में कौन खरीदता, फंड मैनेजर खरीदते हैं, डाइवर्सिफाइड होता है उनका फंड, लिक्विडिटी भी होता है। हमको क्या मिलता है उसके बदले में, नेट असेट वैल्यू, एनएवी, यूनिट्स मिलते हैं जिसकी एनएवी होती है, ठीक है। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम का है। पीएमएस ऑफर करता है डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी सर्विस, एक्टिवली मैनेज करते फंड फंड को विद पर्सनलाइज अप्रोच। पीएमएस में मिनिमम कितने का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है, 50 लैक्स। बोलते हैं ना पोर्टफोलियो मैनेज करे तो 50 लाख का कम से कम आपको मैनेज करना है। मैनेज तो पोर्टफोलियो मैनेजर करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर रिसीव करते हैं डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ स्टॉक और असेट इन देयर पोर्टफोलियो, ठीक है। फिर होते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये इससे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। कैटेगरी 1 में आते हैं स्टार्टअप, वेंचर फंड एंड सोशल वेंचर। कैटेगरी 2 में प्राइवेट इक्विटी एंड डेब्ट फंड। कैटेगरी 3 में आते हैं हेज फंड और लॉन्ग शॉर्ट फंड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, हायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट एआईएफ में होता है 1 करोड़ का। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज रहती है इसमें, लेकिन लिक्विडिटी इसमें कम रहती है, ठीक है। इसमें आपको सेबी के रेगुलेशंस को, कंप्लायंस को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है एआईएफ में 1 करोड़ का। यहां तक कोई क्वेश्चंस, थोड़ा डिटेल चैप्टर है, लेकिन देखिए अगर अपन डिटेल में चैप्टर 1 2 3 4 इस टाइप जो